यह कहानी राजस्थान के उस अचल मरुस्थल की है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। रेती मछली महज एक नाम नहीं, बल्कि उस इंसान की व्यथा है जो अपनी जड़ों की तपन और आधुनिकता की प्यास के बीच फंसा हुआ है। इस कथा का आरंभ थार की उन ऊंची नीची रेत की पहाड़ियों से होता है जहां हवाएं कहानियां सुनाती हैं और पानी की एक बूंद किसी वरदान से कम नहीं होती। यहाँ का नायक किशन एक ऐसा युवक है जिसकी आंखों में शहर के सपने हैं, लेकिन उसके पैरों में मरुस्थल की बेड़ियां बंधी हैं। जैसे समुद्र की मछली को पानी से बाहर निकालते ही वो छटपटाने लगती है, वैसे ही किशन जब अपनी संस्कृति और इस मिट्टी से अलग होने की कोशिश करता है तो उसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस होती हैं। ये उपन्यास न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की गाथा है, बल्कि ये लुप्त होती नदियों, सूखते हुए कुओं और मरती हुई लोक परंपराओं पर एक गहरा प्रहार है। ये परिचय देता है उस कठिन सत्य का जहां इंसान को जीवित रहने के लिए भावनाओं का गला घोटना पड़ता है और रेत को ही अपना बिछौना बनाना पड़ता है। कहानी के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि कैसे एक तरफ चिलचिलाती धूप है और दूसरी तरफ मन में उठती यादों की ठंडक। किशन का संघर्ष उस मछली जैसा है जो ये जानते हुए भी कि रेत में पानी नहीं मिलेगा, अपनी आखिरी सांस तक रेत को कुरेदना नहीं छोड़ती। ये प्रस्तावना हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां हर कदम पर एक नया सवाल है। क्या प्यास का अंत केवल पानी है या फिर प्यास ही जीवन का असली आधार है? तपती दोपहर थी। थार का रेगिस्तान अपनी पूरी क्रूर सुंदरता में फैला हुआ था। सूरज आसमान के बीचों बीच एक जलती हुई लाल आंख की तरह टंका हुआ था। उसकी किरणें रेत पर इतनी तेज पड़ रही थीं कि हर कण अलग अलग चमक रहा था, जैसे लाखों छोटे छोटे हीरे बिखरे पड़े हों। हवा गर्म थी, सूखी थी और हर झोंके के साथ रेत के महीन कण चेहरे पर चुभते थे, आंखों में घुसते थे, गले को रगड़ते थे। किशन एक ऊंचे रेत के टीले पर खड़ा था। उसके पैरों में पुराने चमड़े के जूते, जिनके तलवे अब पिघलकर रेत से चिपक चुके थे। कुर्ता पसीने से भीगा हुआ, पीठ पर चिपककर दूसरी त्वचा सा बन गया था। कंधे पर लटकी खाली मशक हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी, जैसे कोई मृत पक्षी अपनी आखिरी उड़ान की कोशिश कर रहा हो। वो दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। वहां रेत और आसमान एक दूसरे में घुलते हुए लग रहे थे। कोई स्पष्ट रेखा नहीं, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन में जड़ें और सपने एक दूसरे में घुलते जा रहे थे। शहर, वहां नल खोलो तो पानी बहता है, बत्ती जलाओ तो रोशनी आ जाती है, सड़कें पक्की हैं, घर ऊंचे हैं, लोग हंसते हैं। वो धीरे से बुदबुदाया, यहां तो सांस लेना भी मेहनत है। उसने मशक को उतारा और उसे जमीन पर पटक दिया। रेत ने उसे तुरंत निगल लिया। तभी पीछे से एक पुरानी गहरी आवाज आई, फिर वही बातें किशन? वो मुड़ा। रामलाल जी थे। सफेद पगड़ी पर रेत की हल्की परत जमी हुई, दाढ़ी सफेद, लेकिन आंखों में अभी भी वही चमक थी जो बचपन में किशन को कहानियां सुनाने के समय होती थी। रामलाल जी धीरे धीरे टीले पर चढ़े और उसके पास बैठ गए। किशन भी बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी थी, सिर्फ हवा की सिसकारी और दूर कहीं ऊंट की घंटी की आवाज। रामलाल जी ने धीरे से कहा, बेटा, ये थार सिर्फ रेत का समंदर नहीं, ये हमारी यादों का कब्रिस्तान भी है। मेरी माँ कहती थी कि सरस्वती यहीं बहती थी, नीली ठंडी गीत गाती हुई। बच्चे उसके किनारे खेलते थे, औरतें घड़े भरती थीं, गीत गाती थीं। अब वो नदी कहीं नीचे हमारी धरती के पेट में छिपी है, पर उसकी पुकार अभी भी सुनाई देती है। किशन ने रेत में उंगली से एक रेखा खींची। पर जी, अब तो पुकार भी सूख रही है। कुएं खाली, जोहड़ मरे हुए, लोग शहर भाग रहे हैं। मैं भी भागना चाहता हूं। रामलाल जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन समझ भी। भागने से क्या मिलेगा? शहर में पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पर वो जो तुझे रोज रात को जगा कर रखती है, वो प्यास, वो नहीं मिटेगी। क्योंकि वो प्यास पानी की नहीं है किशन, वो आत्मा की है। किशन चुप रहा। उसकी आंखें रेत पर टिकी थीं। तभी दूर से एक हल्की सी झनकार आई, पायल की। दोनों ने सिर उठाया। रेत की लहरों के बीच से एक आकृति निकल रही थी। लंबी चादर ओढ़े, सिर पर घूंघट, हाथ में मटका। चाल इतनी हल्की कि रेत पर पैरों के निशान भी गहरे नहीं पड़ रहे थे। वो करीब आई, घूंघट हटाया। गुलाबो, उसकी आंखें काजल से सजी हुईं, होठों पर हल्की सी मुस्कान। चेहरा धूप से तपकर गेहुआ हो गया था, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी थी, जैसे रेत में खिलता हुआ कोई फूल। रामलाल जी, किशन भैया, उसने मुस्कुराकर कहा। वह उनके पास बैठ गई, मटका जमीन पर रखा। उसकी साड़ी के पल्लू से हल्की सी महक आई, जैसे रेत में मिली हुई गुलाब की खुशबू। रामलाल जी ने पूछा,
बेटी, पानी लाई हो? गुलाबों ने सिर हिलाया। आज जोहड़ में थोड़ा सा बचा था, बचाकर लाई हूं। शाम को सबके लिए बांटूंगी। किशन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे गौर से देखा। बचपन से जानता था, पर आज कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए कि आज उसकी आंखों में भी वही प्यास थी जो किशन के अंदर जल रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि यहां से भाग जाना चाहिए? किशन ने अचानक पूछा। गुलाबों ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य था, फिर मुस्कुराई। भागकर कहां जाऊंगी भैया? शहर में मेरे लिए जगह कहां है? वहां तो लोग हम जैसे को देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहां कम से कम मेरी अपनी जमीन है, मेरी अपनी हवा है, मेरी अपनी कहानियां हैं। रामलाल जी ने बीच में कहा, गुलाबो सही कह रही है। शहर हमें अपना नहीं मानता। हम वहां मेहमान रहते हैं, पर यहां हम घर के हैं। रेत हमें मार भी सकती है, पर कभी अजनबी नहीं बनाती। किशन ने सिर झुकाया। पर जी, मैं थक गया हूं। हर दिन यही तपिश, यही प्यास, यही संघर्ष। गुलाबों ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां किशन की हथेली पर रख दी। ठंडी, नरम, जैसे कोई पुरानी याद अचानक जीवित हो उठी हो। थकान तो सबको आती है, उसने कहा, पर थकान के साथ जीना भी सीखना पड़ता है। जैसे ऊंट रेत पर चलता है, वैसे ही हम धीरे धीरे, एक कदम, फिर दूसरा, और बीच बीच में एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। किशन ने उसकी उंगलियों को देखा, फिर धीरे से उन्हें अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। पहली बार उसे लगा कि रेत की गर्मी कम हो रही है। रामलाल जी मुस्कुराए। देखा बेटा, प्यास कभी अकेली नहीं होती, जब तक कोई साथी मिल जाए। शाम ढल रही थी। सूरज अब लाल होकर रेत पर लेट रहा था। पूरा आसमान सिंदूरी रंग से भर गया था। हवा अब ठंडी हो चुकी थी, दिन की तपन को धीरे धीरे सोने का वादा करती हुई। तीनों चुपचाप बैठे रहे। गुलाबों ने मटका उठाया और उसमें से एक छोटा सा लोटा निकाला। थोड़ा सा पानी लिया और रामलाल जी को दिया, फिर किशन को, फिर खुद पिया। पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। किशन ने पानी पीते हुए सोचा, शायद यही जीवन है। कम में जीना, कम में खुश रहना, और सबसे जरूरी, किसी का हाथ थाम लेना। रात होने लगी थी। चांद ऊपर आ चुका था। चांदनी रेत पर बिखर रही थी, जैसे कोई चांदी की चादर बिछा दी गई हो। दूर दूर तक सिर्फ रेत और 3 लोग, 3 दिल, 3 प्यासे। किशन ने गुलाबों की तरफ देखा। उसकी आंखों में चांदनी चमक रही थी। कल फिर सूरज उगेगा, उसने धीरे से कहा। हाँ, गुलाबों ने जवाब दिया। फिर वही तपिश होगी, फिर वही रेत, पर अब हम तीनों साथ होंगे। रामलाल जी ने कहा, और सरस्वती, वो भी कहीं हमारे बीच बह रही है। पानी नहीं, पर भावनाओं की धारा। किशन ने मुस्कुराया, पहली बार बिना बोझ के, बिना डर के। वो समझ गया था, वो रेती मछली था, पर अब अकेली नहीं। रेत में तैरने वाली मछली को पानी नहीं चाहिए, बस एक साथी चाहिए जो उसकी छटपटाहट समझे, जो उसकी प्यास को थाम ले और कहे, चल साथ चलें, रेत में ही सही, पर साथ में। चांदनी में तीनों की परछाइयां एक दूसरे में घुल रही थीं, जैसे रेत और पानी, जैसे जड़ें और सपने, जैसे प्यास और प्रेम। और कहीं बहुत गहराई में शायद सरस्वती फिर से बहने की तैयारी कर रही थी। नदी नहीं, एक नई धारा, 2 दिलों के बीच, एक बूढ़े की यादों के बीच और एक अनंत रेगिस्तान के बीच।